हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्सify 360। और जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम यहाँ पर एक इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, एक एक चैप्टर करके। वन शॉट वीडियोस भी आपको मिलेंगे, बट अभी क्योंकि देखिए पार्ट्स में हम करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है और बिगिनिंग में मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास हो, तो वो याद करने में भी प्रॉब्लम होगी, समझने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये मनी एंड बैंकिंग से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेशनल इनकम एक बड़ा और एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। मनी एंड बैंकिंग हमारा पहला चैप्टर होने वाला है और इसका ये पार्ट 1 है। इसके बाद दूसरा भी आएगा। इस वाले पार्ट में हम सिर्फ मनी को कवर करेंगे कि मनी क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या थे, मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये कंप्लीट चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक कॉपी उठाइए। ये जो नोट्स है ये आपको ऑलरेडी टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर शेयर कर दिए थे मैंने, जाकर आप देख लीजिए और कॉपी उठाइए, यहाँ से नोट्स बना दे चलिए। जो भी चीज़ें समझ में ना आए उनको हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। साल भर हम ऐसे ही पढ़ेंगे, एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर आपका आएगा। ये जो वीडियो है ये आपका सीरीज़ का पहला वीडियो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग से। और सबसे पहले हम देखें अगर, तो एक्सचेंज की बात की गई है कि सेंट्रल सिग्निफिकेंस होता है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज के बिना इकोनॉमी काम नहीं कर सकती। इकोनॉमी वर्क ही करती है, फंक्शन ही करती है। कैसे? ह्यूमन लाइफ कैसे फंक्शन करती है? एक्सचेंज के थ्रू। ऑब्वियसली आप जब जाते हो मार्केट में और मार्केट से कुछ चीज़ खरीद कर लाते हो, तो वो खरीद कर लाने के लिए कुछ पे करते हो ना। क्या पे करते हो? मनी। तो ये एक्सचेंज हुआ, आपने मनी दिया, वहाँ से प्रोडक्ट मिला, दिस इज द एक्सचेंज। तो वही है, एक्सचेंज इज द सेंट्रल सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन लाइफ, पहला पॉइंट। इसके बाद इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस हिमसेल्फ ऑल दैट ही नीड्स। इसके बाद इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस हिमसेल्फ ऑल दैट ही नीड्स। तो इंडिविजुअल सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी आपको जब हम मार्केटिंग पढ़ रहे थे तब बताया था कि एक कंट्री सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। दैट्स वाई वी नीड अ कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट। हम इंपोर्ट क्यों करते हैं चीज़ों को? इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि एक ह्यूमन भी सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर। तो इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस हिमसेल्फ दैट ऑल ही नीड्स। तो इसलिए हमें एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। इतना आप समझ गए होंगे बेसिक कि एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। और एक्सचेंज का जो बेसिस होता है वो क्या होता है? आपका मनी। अब एक्चुअल में पहले के टाइम पे होता क्या था कि बार्टर सिस्टम चलता था। अब देखिए बार्टर सिस्टम जो है ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। जब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो एक नॉन सिविलाइजेशन है, अर्लीस्ट नॉन है, वहाँ से ये बार्टर सिस्टम चला आ रहा है। हम लोग क्या करते थे कि कमोडिटीज़ फॉर कमोडिटीज ट्रेड कर लेते थे। जैसे एक चीज़ किसी को चाहिए, किसी को मान लो क्लोथ चाहिए और हमारे पास में गाय है, काऊ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो काऊ एक्सचेंज कर देंगे और उससे क्लोथ ले लेंगे। तो इसको हम क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम। कि एक चीज़ दे दो, दूसरी चीज़ ले लो, इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो इन द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन नीड्स वर वेरी लिमिटेड। तो हमारी जो नीड्स थी वो लिमिटेड थी और एक्चुअल में काम चल जाता था बार्टर सिस्टम से। बट जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती गई, जैसे जैसे लोगों को पता चला कि और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, और भी चीज़ें हम खरीद सकते हैं, तो ये जो बार्टर सिस्टम है ये धीरे धीरे इसके डिसएडवांटेजेस निकल कर सामने आए कि बार्टर सिस्टम मनी के जैसे फंक्शन नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे और यही निकल कर आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो एक बार इसको आप देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको ड्रॉबैक्स बता देता हूँ। बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और फॉर गुड्स। कुछ गुड्स दे दो, कुछ गुड्स ले लो, उसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन द बार्टर एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी, यानी कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। उसको हम सीसी इकोनॉमी भी कह देते हैं। अब फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम क्या होते थे? तो सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब यहीं से निकल कर आएंगे आपके क्या ड्रॉबैक्स कि क्यों बार्टर सिस्टम फेल हुआ, क्यों हम आज भी बार्टर सिस्टम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास में कोई एक प्रोडक्ट है और आपको कोई सर्टेन प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास में कुछ हॉर्स हैं, आप घोड़े वगैरह हैं, आपके पास में हॉर्स हैं और आपको चाहिए सपोज शूज़। अब आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में शूज़ हो भी और वो सेल करना भी चाहता हो। पैरेलली उसी के साथ में साइमल्टेनियसली आपको हॉर्स भी वो खरीदने के लिए तैयार हो, आपके घोड़े भी वो खरीदने के लिए तैयार हो और आप उसको क्या, आप उससे क्या लेने वाले हो? शूज़। तो आपको वो शूज़ भी देने के लिए तैयार हो।
अब ऐसा इंसान मिलना इकोनॉमी में कितना टफ है, आप खुद बताइए। ऐसे इंसान को ढूंढने में कितना टाइम वेस्ट होगा, ऐसे इंसान को ढूंढने में कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, और जो बीच में टाइम लैप्स होगा उसका क्या, ठीक है। तो ये जो बार्टर सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर। तो साइमल्टेनियसली जब आपको घोड़े बेचने हैं उसी टाइम उसको घोड़े चाहिए भी होने चाहिए और वो शूज़ बेच भी रहा हो, ऐसा इंसान ढूंढना टफ होता था। इसी को बोलते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि आप दोनों की जो वांट्स हैं वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयर विल बी ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। अगर ये नहीं होता है ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत हाई होगा। ट्रेडिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है, ट्रेडिंग कॉस्ट मतलब एक तो सर्च कॉस्ट, पहले हमें ढूंढना पड़ेगा उस इंसान को कि जो शूज़ सेल कर रहा हो, है ना, और जिसको हॉर्स भी चाहिए हो, तो ढूंढने में ही पहले खर्चा होगा, टाइम लगेगा। उसके बाद डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, भाई आपका टाइम भी तो खराब होगा, इस टाइम का जो आपके घोड़े है या आपका जो भी प्रोडक्ट है वो भी वेस्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट आपको देना पड़ता था बार्टर सिस्टम में। तो ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं। और लास्ट है कि इन अ डेवलपमेंट एक्सचेंज थ्रू बार्टर बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाएगा बार्टर सिस्टम आपका काम करना बंद कर देगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारे हो जाएंगे, लोग बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये जो कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाला जो आपका फीचर है ये फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स या ड्रॉबैक्स क्या थे बार्टर सिस्टम के। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम, या व्हाट डू यू डिफाइन द ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो आपसे पूछा जाएगा कि बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है वो क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अभी बताया आपको कि डबल कोइंसिडेंस एक ही टाइम पर होना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, पॉसिबल भी है तो बहुत रेयर होता है। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा, लैक ऑफ यूनिट या मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है सर, तो देखिए इसका मतलब ये है कि आप यूनिट में या वैल्यू नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मेजर नहीं कर सकते हैं। सपोज मेरे पास में गाय है और मुझे किसी से वीट चाहिए, ठीक है, मेरे पास में काऊ है और मुझे वीट चाहिए, तो हम कैसे मेजर करेंगे कितने यूनिट काऊ में कितनी वीट ली जाए। ऊपर से क्वालिटी का कंसर्न अलग कि काऊ किस क्वालिटी की है और वीट किस क्वालिटी की है, तो वो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटेटिवली ही प्रॉब्लम आ रही है, तो लैक ऑफ यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी अगेन वही कि अगर मेरे पास गाय है और सामने वाले के पास 1 क्विंटल गेहूं है और मुझे उसमें से आधा ही चाहिए, तो क्या मैं अब या तो काऊ डिवाइड करो या, समझ रहे हो आप। तो ये जो डिवीजन का पावर है, जो डिविजिबिलिटी का जो प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। क्योंकि देखिए अगेन कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा प्रोडक्ट हम खरीद लें और या जो हमारे पास है वो सारा का सारा हम बेच दें। कहीं ना कहीं क्वांटिटी का इशू तो आएगा। क्वालिटी तो अभी हम ले ही नहीं रहे हैं, क्वालिटी तो आएगा ही ऑब्वियसली, बट क्वांटिटी का इशू भी आएगा कि मुझे आधा क्विंटल गेहूं चाहिए, उसके बदले में मैं अब जो गाय है वो मेरे पास तो एक है ना पूरी, उसका मैं क्या करूँ, वो अगर मैं पूरी दे दूंगा तो मेरा लॉस, या मैं 1 क्विंटल गेहूं फिर मुझे खरीदना पड़ेगा तो फिर वो भी गलत है, क्योंकि मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है अगर मैं 1 क्विंटल ले आऊँ मुझे नीड ही नहीं है, वो आधा खराब हो जाएगा। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ निकल कर आती है। इसी के बाद में नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसको है कि स्टोर करके नहीं रख सकते आप, ऑब्वियसली आपके पास में जो कमोडिटीज़ होती हैं उसको आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्वियसली पेरिशेबल आइटम्स होते हैं कुछ, ठीक है, खराब हो जाते हैं, या फिर स्टोरेज की प्रॉब्लम, मान लो खराब नहीं भी होंगे तो इतना सारा स्टोरेज कहाँ करके रखोगे आप, जगह की प्रॉब्लम होगी आपको, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलती हैं, ये होती हैं प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या है बार्टर सिस्टम में। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू आप समझ चुके हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। अब जब भी डिफर्ड पेमेंट वर्ड आपको दिखाई दे, डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। आपने क्या किया कि आज कोई सर्टेन गुड्स लिए और इन फ्यूचर आपको उन गुड्स की पेमेंट करनी है। आज आपने कोई गुड्स खरीदे, जैसे हम आज नहीं करते हैं कि क्रेडिट पे कोई चीज़ ले आते हैं और फिर बाद में वो चीज़ पे कर देते हैं उसका पैसा, ये आप बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे। कैसे करते हैं, आज कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपके पास में कोई एक सर्टेन प्रोडक्ट है, अब उसको 1 महीने बाद देने जाओगे, हो सकता है वो प्रोडक्ट ही खराब हो जाए आपका 1 महीने बाद। तो ये प्रॉब्लम यहाँ आती है। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, बाय नाउ पे लेटर वाला जो फीचर है ये बार्टर सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। जबकि आज जो मनी है ये वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप खुद सोच के देखो एक बार, आपके जेब में मनी पड़ा हुआ है, क्या आप उसको स्टोर नहीं कर सकते,
क्या आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना है जो ये चीज़ मनी के बदले में ना दे रहा हो? मनी के बदले में तो हर एक इंसान कुछ भी बेचेगा ना, जो भी प्रोडक्ट किस लिए बेच रहा है, वो पैसे कमाने के लिए। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हो, ये मनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्या, मनी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मनी के ऊपर। तो मनी को बेसिकली जब हम डिफाइन करते हैं, मनी की बात करते हैं, तो आप जब बाजार जाते हो कुछ खरीदने, क्या देते हो, मनी। तो मनी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मनी इज एनीथिंग एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ध्यान से सुनना, मनी इज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी को हम मनी बोलते हैं। तो मनी क्या है, जस्ट इतना याद कर ले आप, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चलो, और एक और डेफिनेशन आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाती है कि मनी इज़ व्हाट इट डज। जो मनी करती है वो मनी है। तो मनी क्या करती है, एक्सचेंज का काम, लेन देन का काम, वही सारा आपका मनी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ मनी की जब हम बात करते हैं तो मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जब हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम चलता था। अब बार्टर सिस्टम से धीरे धीरे फिर हम कॉइन्स वाले सिस्टम पर आ गए, जो 600 BC के आसपास, जो आपका महावीर और आपका जो गौतम बुद्ध वाला टाइम था, महाजनपद बेसिकली, उस टाइम पर पहली बार एक पंचरत्न कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया। धीरे धीरे जब और राजा महाराजा आते गए तो फिर उन्होंने कॉपर के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, ये सब लेकर आए। ठीक है, उसके बाद जब कॉइन्स से काम नहीं चला तो फिर हमने पेपर करेंसी पर इंट्रोड्यूस, अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले पेपर करेंसी आई। फिर पेपर करेंसी से भी काम नहीं चला तो लोगों ने प्लास्टिक मनी ले आए। अच्छा, कॉइन्स को हम मेटेलिक मनी बोल देते थे, फिर हम प्लास्टिक मनी ले आए, कार्ड्स चलने लग गए। ठीक है, कार्ड्स चलने लग गए, अब हम ATM, आप जानती हो गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे कार्ड्स चलने लगे। धीरे धीरे फिर हम डिजिटल मनी पर शिफ्ट हो गए। आज आपके पास में UPI है, CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये सब क्या है, ये डिजिटल पेमेंट है। और अब आने वाले टाइम में आपको जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो भी आपको कैसे मिल सकती है, मनी के रूप में देखने को मिल सकती है। तो फॉर्म्स ऑफ मनी चेंज होते रहते हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि एलन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया कि एनर्जी विल बी द न्यू करेंसी। तो एनर्जी भी आने वाले टाइम में करेंसी हो सकती है, किसी को नहीं पता। जब कॉइन्स चल रहे थे नहीं पता था कि नोट आएंगे, नोट चल रहे थे हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ डिजिटली भी होगा। तो आने वाले टाइम में किस चीज़ को करेंसी के रूप में, मनी के रूप में हम एक्सेप्ट कर ले, वो हमें भी नहीं पता, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो एवोल्यूशन आपसे पूछा जाता है, एवोल्यूशन कैसे हुआ। एवोल्यूशन ऐसे हुआ सर कि सबसे पहले कमोडिटी मनी चलती थी, मतलब एक चीज़ के बदले एक दूसरी चीज़ दे दो, कमोडिटी। फिर मेटेलिक मनी आई जैसे कि कॉइन्स वगैरह। उसके बाद में पेपर मनी आई जैसे कि नोट्स वगैरह। पेपर मनी आने के बाद में फिर बैंक क्रेडिट मनी जैसे कि चेक्स वगैरह आने लग गए। आपके चेक आप जानते हो गए, डिमांड, है ना, ड्राफ्ट, ये सब आने लगे। उसके बाद प्लास्टिक मनी, जैसे आपको दिख रहा होगा कार्ड्स वगैरह, वीज़ा, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे कार्ड्स आ गए आपके, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। देन ई मनी। ई मनी क्या होता है, तो आज जो आप यूज़ कर रहे हो UPI इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसी को हम क्या कहते हैं, UPI, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिजिटल मनी। ठीक है, तो ई मनी भी इसी को कहते हैं। अब एवोल्यूशन आपको एक यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वाले टाइम में, हम आने वाले टाइम में हो सकता है एनर्जी को भी एक करेंसी के रूप में देखें। तो ऐसे धीरे धीरे 1 बाय 1 कर कर आपकी जो मनी है वो क्या हुई, उसका एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये समझ में आया होगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था मनी चैप्टर का पार्ट 1, और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम ये चैप्टर खत्म भी कर देंगे। तो इतना ही काफ़ी है। अगर आप सोच रहे हो कि अलग से नोट्स बनाना है, कुछ करना है, नहीं, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। एग्जाम में यहीं से आएगा, जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको टेलीग्राम पे, उसी में से सारा कवर हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम बोर्ड ओरिएंटेड तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले, जो एग्ज़ाम होंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें काम में आने वाली हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और इकोनॉमिक्स की ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी। अब एक एक लेक्चर करके धीरे धीरे आते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, उनको बताइएगा कि ये जो सीरीज़ है आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। कंप्लीट इकोनॉमिक्स हम इसमें कवर करेंगे। कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको टेलीग्राम की भी लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ में इंस्टाग्राम की भी, तो आप डायरेक्टली वहाँ मैसेज कर सकते हैं। 1-on-1 में आपका रिप्लाई करूँगा, कोई भी डाउट होगा तो मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।